Greetings everybody. So today we will be discussing again the reading and writing blanks. So the tips and techniques for the same are, as I always tell you, is to understand the context of the passage first. कि what is the main topic saying? Although this topic is mentioned on the top of the screen, so don't try to read it and because वो जो topic है, it will not be given in the exam. So एक habit ही मत बनाओ कि उस topic को read करना है. So हमको खुद keywords ढूंढ के context ढूंढेंगे कि main topic क्या है. So take 10 to 15 सेकंड्स लो, पहले आप खुद लो, ये टाइम लो, अंडरस्टैंड करो कि टॉपिक क्या है. तो बिना टॉपिक अंडरस्टैंड करे आई डोंट वांट कि आप ब्लैंक्स देखो भी मत, बिकॉज इट विल वेस्ट योर टाइम. पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन मुद्दा क्या है, उसके बाद हम आगे ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं. ब्लैंक को सॉल्व करना है, उसमें मैं एक अप्रोच लगाता हूँ, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप. इसमें क्या है कि रीड द एंटायर सेंटेंस जिसके अंदर ब्लैंक है. तो रीड इट मल्टीपल टाइम, रीड 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, उसके अंदर ही आपको आपको आंसर मिल जाएगा. हो सकता है 10% टाइम होता है कि कभी कभी जो आंसर होता है वो हमारा कहीं नीचे, कहीं किसी और लाइन पे होगा या कहीं ऊपर लाइन पे अवेलेबल होगा. बट बाकी जो 90% हमारा जो वक्त होता है उसमें आपको उसी सेंटेंस के अंदर, जो सेंटेंस बनाया हुआ है उसके अंदर ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा. सो रीड द सेंटेंस फ्रॉम फुल स्टॉप टिल फुल स्टॉप, यू विल गेट द एंटायर आंसर, आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा. थर्ड इज कोलोकेशंस. वी विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ कोलोकेशंस जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं. सो व्हाट आर कोलोकेशंस? कोलोकेशंस होते हैं जो कुछ फ्रेजेस हमेशा इकट्ठे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ प्रिजनर्स की. प्रिजनर्स इज़ वन थिंग, जो हमने बोलना है कि प्रिजनर्स को छोड़ दो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलीज़ कर देना, रिलीज द प्रिजनर्स. बट अगर सेम मैं बात करूँ पेशेंट्स की, कि मैं बोलूँ कि पेशेंट्स को छोड़ दो, डू वी यूज द वर्ड रिलीज फॉर पेशेंट्स? नो, वी यूज द वर्ड डिस्चार्ज फॉर पेशेंट्स. सो दिस इज कॉल्ड कोलोकेशन. मतलब किस किस वर्ड के साथ क्या यूज करना है. वी यूज रिलीज फॉर प्रिजनर एंड वी यूज डिस्चार्ज फॉर पेशेंट्स. तो ये कोलोकेशन है. वी हैव अ लिस्ट जो आप हमारा रोज प्रैक्टिस करेंगे. यू विल कम अक्रॉस मेनी कोलोकेशन दैट विल हेल्प यू इन डेली लाइफ. And the most important is don't look for shortcuts. There's no magic formula, there's no shortcuts, there's nothing. The only thing that will help you is daily practice. That's why जो हम ये सीरीज लेके आए हैं of एप यूनी, हम एम करते हैं कि हम आपको all these three concepts of context, full stop to full stop and collocations, ये तीनों जो टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करके आपको दिखाएं, ताकि यू आर प्रैक्टिसिंग इन द राइट अप्रोच. सो आई वॉन्ट कि आप रोज़ हमारे साथ एटलीस्ट टेक आउट 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम, हमारे साथ ये 15-20 मिनट आप हमारे साथ बताइए, देखिए हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा और आपको क्वेश्चन में भी दिखाता रहूँगा. सो नाउ लेट अस गो टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि हमारा क्या आज का क्वेश्चन क्या है. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 407 विच इज़ अकेडमिक राइटिंग. सो अकेडमिक राइटिंग, एज आई टोल्ड यू, ये हमने नहीं देखना. हम खुद अपना टॉपिक खुद कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है. वी हैव अकेडमिक राइटिंग मैंशनड हेयर, देन वी हैव राइटिंग ओवर हेयर, कॉन्सेप्चुअल इज ओवर हेयर, वर्ड्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है. तो बेसिकली हमारा ये क्या मीनिंग है कि जो जो ये पैसेज है इट इज़ ऑन राइटिंग, दिस इज़ ऑन सम अकेडमिक से लिंक्ड है ये. सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट. एक हमें एक समझ आ गया कि ये टीचिंग एजुकेशन से एक लिंक हमारा कॉन्टेक्स्ट है. सो पहले अब हम ब्लैंक देखते हैं. अकेडमिक राइटिंग इज डैश ऑफ लॉजिक दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग. तो अकेडमिक राइटिंग इज एक्सपेक्टेशन, इंटाइटलमेंट, एक्सप्रेशन और एक्सचेंज. सो अगर हम बात करें एकेडमिक राइटिंग की, एकेडमिक राइटिंग यहाँ पे वर्ड देखो, वर्ड्स क्या लिखा है यहाँ पे. एक वर्ड है कॉन्सेप्चुअल, यहाँ वर्ड है थिंकिंग, यहाँ है थिंक क्रिटिकली. बेसिकली जो ये वर्ड्स हैं हमको ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है एकेडमिक राइटिंग, वैसे भी हम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हैं सोच की, जो हम सोच हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं हम अपने दिमाग को उसमें एक्सप्रेस करते हैं. तो इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सप्रेशन. एक्सपेक्टेशन होती हैं उम्मीदें, इंटाइटलमेंट भी कुछ और इसमें नहीं आएगा, एक्सचेंज भी नहीं आएगा. सो इसमें होना चाहिए एकेडमिक राइटिंग इज एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिक दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग. This dash that the writing that you produce is a dash of your intellectual abilities. This means this questions, this stipulates, this answers. तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है. दिस मीन्स दैट राइटिंग, जो हम ये बेसिकली जो पीछे हुआ था कि क्या है कि एकेडमिक राइटिंग जो है वो एक एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिक है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
थिंकिंग। तो बेसिकली क्या है इसका, क्या मतलब, दिस मीन्स दैट राइटिंग ऑफ दैट यू प्रोड्यूस इज redundancy, mission, credit, reflection of your intellectual abilities। तो हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की, बात करी हमने। तो बेसिकली एक्सप्रेशन भी क्या है, हमारे मन की रिफ्लेक्शन है कि जो हम सोचते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं परछाई, जो हमारे दिमाग की इंटेलेक्चुअल की एबिलिटीज़ हैं, सो वो उसकी एक रिफ्लेक्शन है जो हम राइटिंग के थ्रू बोल पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इनरिचेस, शोज, अलाउज, पुट्स। तो इसमें हम राइटिंग से क्या करते हैं, हम हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो थिंकिंग है, उसको हम क्या कर पाते हैं, हम उसको वर्ड्स में डाल पाते हैं। तो डालने का वहाँ पे क्या होगा, इनरिचेस, शोज, अलाउज, पुट्स। इट पुट्स इनटू वर्ड्स योर नॉलेज। हम अपने शब्दों में लिख पाते हैं नॉलेज को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को। एंड शोज shows hassle, excuse, capacity, evidence of your ability to think critically। अब हम सपोज करो हमको बहुत कुछ, हमें बहुत नॉलेज है, बट अगर हम उस नॉलेज को लिख नहीं पाएंगे तो हमारे पास क्या सबूत होएगा, हमारे पास क्या अंडरस्टैंडिंग होएगी कि नहीं हमें वो कोई फंडा, हमें कोई कॉन्सेप्ट आता है। तो जब हम चीज़ को लिख पाते हैं तो हमारे पास उस चीज़ का सबूत बन जाता है, हमारे पास उसका एक एविडेंस बन जाता है। तो एविडेंस इज द, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबूत होना। सो क्या हुआ, द आंसर्स आर एक्सप्रेशन, मीन्स, रिफ्लेक्शन, पुट्स एंड एविडेंस। एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 395, जिसका टॉपिक नाम दिया हुआ है जायंट एक्सोप्लैनेट्स। तो अगर हम खुद कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जायंट एक्सोप्लैनेट्स लाइक द सो कॉल्ड हॉट जुपिटर्स, सोलर सिस्टम। देखो अब यहाँ पे अगर हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा तो मेरे लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो सोलर सिस्टम है। तो मैं इतना एग्जैक्ट नहीं ढूंढ पाऊंगा कि जायंट एक्सोप्लैनेट्स ही मेरा टॉपिक है, कॉन्टेक्स्ट है इस पैसेज का। तो बेसिकली मेरे लिए क्या है, ये बेसिकली ये बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम्स की, जिसके अंदर सन है, जिसके अंदर प्लैनेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है दीज प्लैनेट्स, यहाँ लिखा है जुपिटर। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट इज सोलर सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द जायंट एक्सोप्लैनेट्स लाइक द सो कॉल्ड हॉट जुपिटर्स दैट आर सिमिलर to the solar system's biggest, similar in borders, expressions, characteristics and shapes। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की, तो बॉर्डर्स नहीं हो सकता। बॉर्डर्स क्या होता है, बॉर्डर्स तो मतलब आपके जो हम नेशंस के बॉर्डर्स होते हैं, तो हम प्लैनेट्स के साथ कभी बॉर्डर्स को यूज़ नहीं कर पाते। एक्सप्रेशन भी, कभी भी हम किसी चीज़ को जो हम देख, एक्सप्रेस होता है कि हमारे मन में कोई चीज़ है, हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या एक्सप्रेशंस हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं और शेप्स हैं। तो शेप्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स आर लुक लाइक, सारे गोल होते हैं, तो शेप्स भी नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी उनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स है। टू द सोलर सिस्टम्स बिगेस्ट एंड वेरी ऑर्बिट वेरी क्लोज टू देयर होस्ट स्टार्स। देखो पूरा पढ़ के देखते हैं। exoplanets like the so-called hot Jupiters that are similar in characteristics to the solar system's biggest। अब बेसिकली सोलर सिस्टम में क्या होता है, फ्रेम, सबॉर्डिनेट, प्लैनेट या कॉमेट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे हमारा टॉप कॉन्टेक्स्ट ही प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट, एंड द ऑर्बिट वेरी क्लोज टू देयर होस्ट स्टार्स आर एक्सलेंट टारगेट्स फॉर डैश इन दिस सर्च फॉर देयर एक्स्ट्रा सोलर वर्ल्ड्स। तो ये बहुत ही सिंपल है हमारे पास ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं एक्सो सोलर वर्ल्ड्स की। तो हमारे पास, और यहाँ लिखा है सर्च, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सलेंट टारगेट। टारगेट मतलब कि जो लोग कुछ स्टडी करते हैं उनका कोई टारगेट होता है कि भाई हमको ये चीज़ ढूंढनी है, हमको ये चीज़ पता करनी है। तो प्लैनेट सोलर सिस्टम की स्टडी कौन करता है, एक मिनट, इसकी स्टडी कौन करता है, मेंबर्स करते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं, पार्टीज करते हैं, मेकर्स करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, एस्ट्रोनॉमर्स, जो लोग बाहर जाते हैं, जो लोग प्लैनेट्स पे जाते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको नाम है एस्ट्रोनॉमर्स। द साइज एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ दीज प्लैनेट्स इज वेरी इजी टू denounce, detect, deflect, depict, as they create a large decrease in brightness when passing in front of their parent stars। तो the size and proximity of these planet is easy to, प्लैनेट्स की जो प्रॉक्सिमिटी है, उनको हम, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी का एक तो साइज हो गया कितना बड़ा, प्रॉक्सिमिटी हो गया कितना दूर। अगर ये बात करूँ, ये अर्थ है, ये हमारा सन है, तो प्रॉक्सिमिटी होगा कि इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, कि जो हमारा अर्थ है
वो हमारे सन से कितना दूर है, तो वो हम उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कि नाप सकते हैं। नापने का यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसका हम पता लगा सकते हैं कि वो कितनी दूर है। तो एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो आंसर्स आर करेक्टरिस्टिक्स, प्लैनेट, एस्ट्रोनॉमर्स एंड डिटेक्ट। ठीक है, सो ये हमारा काफ़ी सिंपल था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए, तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 386, जहाँ लिखा है प्रोडक्ट सेलिंग। बट हम अपने आप देखते हैं कि इसमें क्या मेन टॉपिक क्या है। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट टू सेल, सप्लाई डिमांड, कॉस्ट, प्राइसिंग थ्योरी, मॉनेटरी एक्सचेंज, इन्फ्लुएंस फैक्टर्स। तो बेसिकली हमारा ये क्या है, हमारा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है कि हमें कोई चीज़ खरीदनी है, हमें कोई चीज़ लेनी है। सप्लाई डिमांड, कोई चीज़ महंगी हो जाएगी अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो प्राइसिंग की कोई चीज़, प्राइस उसका कैसे हम सेट करते हैं, तो ये बेसिकली सारा बिजनेस के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हमने पता कर लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स प्रोडक्ट टू सेल, इट मस्ट देन टॉलरेट, डिटर्मिन, फैब्रिकेट, फैंसी द एप्रोप्रिएट प्राइस टू सेल इट। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने अपना प्रोडक्ट पता कर लिया कि हमको ये चीज़ बेचनी है, तो अब हमारा मेन होता है कि हम किस प्राइस पे बेचेंगे, कि उसका सही प्राइस क्या है। तो प्राइस को क्या करना है हमको, प्राइस को हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को हम कर सकते हैं टॉलरेट नहीं कर सकते। फैब्रिकेट होता है कोई चीज़ को बनाना, फैब्रिकेट करना। फैंसी होता है बड़ा, जो फैंसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक ही सिंपल आंसर है, वो है डिटर्मिन। Once an organization has its product to sell, it must determine the appropriate price to sell it. आगे चलते हैं। द प्राइस इज सेट बाय many factors including supply and demand, cost, desired profit, competition, perceived value and market behavior. The price is set by comparing, begetting, balancing, offsetting. तो इसमें प्राइस इज सेट बाय कंपेयरिंग मैनी फैक्टर्स हो सकता है, या बैलेंसिंग मैनी फैक्टर्स हो सकता है, या ऑफसेटिंग हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए एक प्राइस देख पाते हैं कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट इसमें आना चाहिए बैलेंसिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये ब्लैंक है, तो हमारा नेक्स्ट फुल स्टॉप यहाँ पे है। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हर ब्लैंक का हमने फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप देखना होता है। तो हमारा ये इसका एक हाउस हो गया, जो फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक हम इसको ही बार बार पढ़ते रहेंगे, हमारा इसमें ही आंसर मिल जाएगा हमको। अल्टीमेटली द फाइनल प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय व्हाट मार्केट इज विलिंग टू फॉर द प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल है कि फाइनल वही प्राइस। आप तो फॉर एग्जांपल हमने कोई ये हमने कोई भी एक चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल मेरे को एक कंप्यूटर मुझे बेचना है। कंप्यूटर का मैंने सोचा भाई कि मैं इसका प्राइस 10,000 रुपये रखूँगा। अगर मार्केट ही उसका, मार्केट जो लोग खरीदने वाले हैं, अगर वही लोग उसको 10,000 नहीं सोचते, कहते नहीं यार ये चीज़ ही 2,000 की है, तो 10,000 का रखने का फ़ायदा भी क्या हुआ। तो ये है कि जो फाइनल प्राइस है वो डिटर्मिन होता है व्हाट द मार्केट इज़ विलिंग टू कंसाइन, डिज़ाइन, एक्सचेंज और प्रिपेयर, कि उसका वो क्या एक्सचेंज करने को तैयार है प्रोडक्ट के लिए। मतलब कि वो 2,000 देने को तैयार है या 10,000 देने को तैयार है, वो लोग ही डिफाइन करते हैं कि वो किस किस प्राइस पे एक्सचेंज कर सकते हैं। प्राइसिंग थ्योरी, अगला ब्लैंक ये है, जिसका हाउस जो है वो हमारा ये ऐसा रहेगा। Pricing theory can be quite complex because so many factors influence what the purchaser decides is a fair एडिशन, शेप, कंटेंट, अ वैल्यू। ये हमारा कोलोकेशन है। हम बहुत कहते हैं भैया सही सही प्राइस बता दो, इसकी सही प्राइस क्या है। तो सही प्राइस का क्या होता है, सही फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज अ कोलोकेशन, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको आप नोट डाउन भी कर लो। तो ये बहुत कॉमन कोलोकेशन है, फेयर वैल्यू। इट इट ऑल्सो शुड बी explained, enlarged, overrated, noted that in addition to monetary exchange, price can be exchange of products or services as in a barter agreement. It also should be एक्सप्लेन नहीं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमको ये टॉपिक है, हम समझ रहे हैं कि प्राइस कैसे रखा जाता है। तो इसमें हम एक नोट बना सकते हैं कि हाँ भाई आप ये भी नोट कर लो कि ये एक पैरामीटर भी है कि जिसके बेसिस पे हम प्राइस को सेट करते हैं। इट शुड ऑल्सो शुड बी noted that in addition to monetary exchange, an exchange of specific behavior such as political campaign भी हमारा चीज़ें मैटर करती हैं। So the answer should be determine, balancing, exchange, value and noted। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर है दैट इज़ 300 ऑफ ए यूनी, एंड टॉपिक नेम इज़ इंटरनेट यूज़। अब यहाँ पे हम खुद देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट एंड द मेन टॉपिक। पीपल आर स्पेंडिंग ट्वाइस, ये यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। देन यहाँ पे टैबलेट एंड स्मार्टफोन, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी पे आ गए। देन स्पेंड टाइम, देन एवरेज एडल्ट स्पेंड्स मोर देन 20 आवर्स ऑनलाइन अ वीक, spend time spent on internet at work, overall proportion of adults using the internet। बेसिकली हमारा ये क्या है, बेसिकली तो ये है जिसका कॉन्टेक्स्ट है दैट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, काम पे कैसे यूज़ करते हैं, कि हम इंटरनेट को काम पे यूज़ कर रहे हैं या हम उसके लिए पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको कितने घंटे यूज़ करते हैं, एडल्ट यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करता है। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम, तो मैंने जैसे यहाँ पे लगभग 30 सेकेंड्स टाइम स्पेंड किया है, तो दैट इज़ फेयर ना, इतना आप टाइम स्पेंड करो। जस्ट डोंट सिंपली डायरेक्टली गो टू द ब्लैंक कि हम सिर्फ ब्लैंक सॉल्व कर देंगे, वो मैं प्रमोट नहीं करता। पहले आप ब्लैंक को समझो, टॉपिक क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, देन वी विल अंडरस्टैंड द ब्लैंक, ठीक है। पीपल आर स्पेंडिंग ट्वाइस एज मच टाइम ऑनलाइन कंपेयर टू 10 years ago, fueled by increasing use of tablets and smartphones. The biggest increase has been within young adults, along young adults, between young adults, among young adults, ठीक है। तो यहाँ पे जो द बिगेस्ट इंक्रीज जो होता है, जो हम अब यहाँ पे हमारे दो जो ऑप्शन दी हुई हैं, दैट इज़ एक दी हुई है अमंग दी हुई है और एक बिटवीन दी हुई है। जो बिटवीन होता है ना, बिटवीन हम यूज़ करते हैं जब हम दो लोगों को कंपेयर करें। तो यहाँ पे यंग एडल्ट बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे मतलब विद इन होता है किसी किसी चीज़ के अंदर, तो विद इन तो नहीं हो सकता। अलॉन्ग होता है उनके साथ। तो बिगेस्ट इंक्रीज जो दिखा गया है वो अमंग देखा गया है यंग एडल्ट के। बिटवीन यंग एडल्ट कभी भी नहीं होगा, बिकॉज बिटवीन जब आता है जब हम दो लोगों से कंपेयर करें कि भाई ये हमारा टैबलेट है और ये मेरा फ़ोन है। अब इन दोनों में से कौन सा बेटर है, व्हाट इज़ बेटर बिटवीन टैबलेट एंड द फ़ोन, तो वो हम यूज़ करते हैं तब हम बिटवीन यूज़ करते हैं। बट जब हम बहुत सारी चीज़ें मतलब 3 and more चीज़ें कंपेयर करनी हो तब हम अमंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अमंग यंग एडल्ट विथ ट्वाइस विथ टाइम स्पेंड ऑनलाइन, ये हमारा ब्लैंक जो है ये यहीं से शुरू होता है। तो एक हम पीछे जाके यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे टू गेट द राइट आंसर। In total, the average adult spends more than 20 hours online a week, which includes time spent on the internet at work. Dash, the average person spends 2.5 hours every week online while on the move away, ठीक है। तो विच इंक्लूड्स टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट एट वर्क। तो यहाँ पे हाउएवर द एवरेज पर्सन, तो बेसिकली यहाँ क्या बात हो रही है कि जो एवरेज एडल्ट है वो 20 आवर्स स्पेंड करता है एक हफ्ते में ऑनलाइन, ठीक है। विच ऑल्सो इंक्लूड्स टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट एट वर्क, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, अब ये तो एक एवरेज एक टोटल बता दिया, फिर लिखा है कि जो एवरेज पर्सन है वो 2.5 घंटे स्पेंड करता है हर हफ्ते वाइल ऑन द मूव अवे फ्रॉम द वर्क। जब वो ना काम पे होता है ना पढ़ रहा होता है, तो जब वो घूम रहा होता है तब वो 2.5 घंटे करता है। तो मतलब ये इसके साथ हमको एडिशन कुछ एक सजेशन दी जा रही है, मतलब एक ये तो ये भी सच है और ये भी सच है। तो हमारे पास हाउएवर, डिस्पाइट और अनलेस, ये जो तीन हमारे पास हैं ये हमारे कॉन्ट्रास्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स क्या करते हैं, प्लस को नेगेटिव से जोड़ते हैं, नेगेटिव को प्लस से जोड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं कुछ प्लस नहीं है। हम जैसे जैसे बात करी कि शिमला बहुत सुंदर है और वहाँ पे विंटर्स में स्नोफॉल होती है, तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, तो दोनों हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब ऐसा होता है तो हम एक एडिशन कनेक्टर होता है। तो जैसे मीन वाइल इज वन ऑफ द एडिशन कनेक्टर्स, तो यहाँ पे आना चाहिए मीन वाइल। टू नो मोर कनेक्टर्स, तो यू कैन please let us know. We will give you a complete video on connectors. This is a five-fold dash from 2005 when the figure was 30 just 30 minutes. तो बेसिकली ये तो 5-fold हमारा कोलोकेशन ही है, जिसको हम बोलते हैं 5 गुना बढ़ जाना, 5 गुना घट जाना। तो इधर इट कुड बी 5-fold इंक्रीज या 5-fold डिक्रीज। तो यहाँ पे हमारा डिक्रीज हमें ऑप्शन नहीं दी हुई, तो इंक्रीज इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ये एक कोलोकेशन से हम वी कैन सॉल्व दिस। Overall, the proportion of adults using the internet has risen by half, from 6 in 10 in 2005 to almost 9 in 10 today.
डैश टू ऑफ कॉम्स मीडिया यूज। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये हमको हेल्प कर रहा है टू, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूँ, अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, सिंस टू, इन एडिशन टू। ठीक है, सिंस तो जा सकता ही नहीं है, बिकॉज सिंस क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज सिंस सिंस अपने में एक प्रेपोजिशन है कि तब से, तो सिंस टू कोई सिंस नहीं बनता हमारा। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग आएगा, ड्यू आएगा या इन एडिशन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ये हमारी क्या है, यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है, क्या है, रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ऐसा ऐसा है जो चीज़ें कोट करी गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सिंपल है, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहले का है अमंग, तो यहाँ पे आई टोल्ड यू डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन में फ़र्क क्या होता है और अमंग में क्या होता है। बिटवीन हम यूज़ करते हैं जब हमारा कंपैरिजन दो चीज़ों में होता है, और अमंग हम चेक करते हैं जब हमारे पास तीन से ज़्यादा में हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ आपको मैंने बताया हाउएवर, डिस्पाइट, अनलेस, ये हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स हैं, तो ये हमारा ये नहीं आ सकते थे, यहाँ पे मीनवाइल आना चाहिए था। ये हमारा एक कोलोकेशन है, इंक्रीज, और ये हमारा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, रिपोर्ट, और यहाँ पे टू। तो इन दोनों की हेल्प से हमने पता किया इट इज़ अ आंसर इज अकॉर्डिंग टू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर आया है 259। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक है जीनियस। तो यहाँ पे हम खुद देखते हैं कि वाई एंड हाउ कैन वी अराइव एट दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे है जीनियस इन द पॉपुलर कंसेप्शन इज intricately tied up। तो यहाँ पर वी आर inclined to think requires freshness, energy of youth, wrote a book culminating at in some creative forms like poetry, creative research, researcher according to Harvard psychologist। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे लिए क्या है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट राइटर्स। तो यहाँ पे अलग अलग राइटर्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पे हरमन है, यहाँ पे कुछ पोइट्स की बात करी गई है, यहाँ जेम्स है, कुछ रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजी की बात की गई है। तो इट्स मोर ऑफ अ अकेडमिक रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें साइकोलॉजी, राइटर्स, रिसर्चर्स, मतलब ऐसे एजुकेशन से लिंक बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इट्स गुड इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस ब्लैंक का जो हमारा घर है वो हमारा कहाँ पे आएगा, जो हमारा फुल स्टॉप है वो यहाँ से है। तो हमारा फुल स्टॉप कहाँ ख़त्म होता है, ये यहाँ ख़त्म होता है। तो एक बार इसको बार बार पढ़ के देखते हैं कि वी विल टू गेट द राइट आंसर। यहाँ पे है, ऑर्सन वेल्स मेड दिस हिज मास्टरपीस, सिटीजन केन एट 25, हेरमन मेलवेल wrote a book wrote a book a year at his late 20s, through his late 20s, क्या है, ऑन लेट 20s, ओवर लेट 20s। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने जो किताब लिखी थी तो अपने लेट 20s में लिखी थी। तो एट लेट 20s, एट होता है मतलब उस जगह पे होना, तो एट हम यूज़ करते हैं प्लेस के लिए। तो एट हिज लेट 20s कभी नहीं हो सकता। ऑन होता है ऊपर, तो अपने जब वो लेट 20s के ऊपर था तब भी नहीं वो लिख सकता था, तो ये भी नहीं आ सकता। तो ओवर भी नहीं हो सकता, जब वो लेट 20s में था। लेट 20s क्या होता है, 28 साल, 29 साल, 27 साल, जो ये दौरान में, मतलब उसने उस जब ये 27 से 29 साल के बीच में था, उसने तब उस दौरान उसने किताब लिखी। तब ऐसा होता है तो हम यू वर्ड यूज़ करते हैं थ्रू। सो हेरमन wrote a book a year through his late 20s, culminating at the proportion rate age। और तो बेसिकली यहाँ पे हमने शुरू किया है कि उसने जब लिखा वो उसकी एज 25 थी। अब यहाँ पे उसकी एज 32 है, तो यहाँ पे हम उसकी एज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे culminating at the age of 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सम क्रिएटिव फॉर्म्स लाइक लिरिक पोएट्री, द डैश ऑफ pre-society has hardened into an iron law, the junction, inferiority, the importance and the structure। तो यहाँ पे हम बेसिकली उसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट द क्रिएटिव फॉर्म, हाउ इम्पोर्टेंट द पोइट्री इज, एंड उसको कैसे उसको लॉ के अंदर मेरे को इनकॉर्पोरेट करना है। बेसिकली द आंसर शुड बी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिकॉसिटी दैट हैज हार्डन इनटू एन आयरन लॉ। ठीक है, तो अब वी विल स्किप ऑल दिस। अभी के लिए हम स्किप करेंगे बिकॉज हम टाइम को बचाएंगे। हम सीधा यहाँ पे जाएंगे बिकॉज हमारा जो ब्लैंक है उसका जो फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप है वो इस ब्लैंक सेंटेंस के अंदर है। सो वी विल रीड दिस सेंटेंस मल्टीपल टाइम्स टू गेट द आंसर। अगर नहीं मिलेगा देन वी विल गो टू अ सेंटेंस बिफोर द ब्लैंक। ठीक है,
तो ये है अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर अ लीडिंग डैश ऑन क्रिएटिविटी। जब हम बात करते हैं कि वो उसका मास्टर है, तो मास्टर इज भी हो सकता है, सुप्रीमेसी भी, सुप्रीमेसी नहीं, अगर वर्ड होता है यहाँ पे होता है सुप्रीम, कि उसका लीडर, उसका जो बिल्कुल टॉप पे है, तो सुप्रीमेसी नहीं होना चाहिए, सुप्रीम होता है तो समझ आता है। अडेप्ट नहीं, कुछ इज नॉट अ वर्ड जो यहाँ पे जाएगा, तो या तो मास्टर जा सकता है या अथॉरिटी जा सकता है, तो दोनों आर वेरी क्लोज टू दिस। तो यहाँ पे मास्टर भी, लीडिंग मास्टर ऑन क्रिएटिविटी या अथॉरिटी। जब हाँ यहाँ पे आ सकता है अथॉरिटी, बिकॉज हम किसी की बात करते हैं कि नहीं यार, कि अगर उसने बोल दिया ना तो सब सही है। मास्टर होता है कि वो उसका मास्टर है, वो कभी गलत नहीं कर सकता। पर एक होता है कि उसने बोल दिया तो सबको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो जो उसका था कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड वो एक अथॉरिटी थी ऑन ऑन क्रिएटिविटी। लिरिक पोइट्री इज अ डोमेन वेयर, क्या, वेयर फायर क्लर्क ऑफेंडर टैलेंट इज डिस्कवर्ड अर्ली। तो ये भी बहुत सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है इज डिस्कवर्ड अर्ली, तो हम क्या इसमें डिस्कवर कर पाते हैं, आग डिस्कवर कर पाते हैं, इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ सेइंग दिस। क्लर्क ऑफेंडर बेसिकली एक टैलेंट होता है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं पोइट्री की, पोइट्री एक कला है, तो कले को हम, कला एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, जिसको हम टैलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या होने चाहिए आपके, थ्रू हिज लेट ट्वेंटीज, एज, इम्पोर्टेंस, अथॉरिटी एंड टैलेंट है। ठीक है, चलो, दिस इज इट फॉर टुडे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मैंने आज 5 करी हैं, तो आप भी और 5 करेंगे, एंड वी विल कीप डिस्कसिंग दिस फॉरवर्ड।